हेलो एवरीवन, वेलकम टू केओस क्लासेस। आज के क्लास में हम हमारे सेंट्रल बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्योंकि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरा एडवाइस यही है कि आप लोग हर एक पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। हर एक बैंकिंग एग्जाम में आरबीआई से एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, और जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनको तो आरबीआई A to Z रटा हुआ होना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं ओरिजिन ऑफ आरबीआई के साथ। हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है, उसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई एक्ट 1934 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था और उसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया था। आरबीआई का इनिशियल कैपिटल उस समय 5 करोड़ रुपीस था। इनिशियली आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में था, लेकिन 2 साल के बाद आरबीआई को 1937 में कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया था। आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट का मेन कारण यही था कि जो कंट्रोल है इंडियन करेंसी और क्रेडिट को लेकर उसे गवर्नमेंट से अलग किया जा सके और बैंकिंग सुविधा पूरी देश में प्रोवाइड किया जा सके। करेंसी और क्रेडिट का कंट्रोल गवर्नमेंट से अलग करना इम्पोर्टेंट इसीलिए था ताकि फाइनेंशियल पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन में किसी भी प्रकार की बायसनेस ना हो। 1 जनवरी 1949 में भारत सरकार ने आरबीआई को नेशनलाइज किया था आरबीआई एक्ट ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1949 के तहत। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि आरबीआई एक्ट 1934 और आरबीआई एक्ट 1949 दो अलग अलग एक्ट है और हमको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आरबीआई को नेशनलाइज करने का यही कारण था ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्टेट्स के बीच अच्छे कोऑर्डिनेशन बने रहे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव को जानने के लिए हमें उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए एक नजर डालते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई के ऊपर। आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का 2 पार्ट है, एक सेंट्रल बोर्ड और एक लोकल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स ही लीडिंग गवर्निंग बॉडी है आरबीआई का। आरबीआई को मेनली 4 रीजन में डिवाइड किया गया है, जो कि द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्दर्न और द साउदर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्टर्न का मुंबई में है, नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली में और साउदर्न रीजन का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कुल 21 मेंबर्स है। एक गवर्नर जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर फंक्शन अलॉट किया जाता है। 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिनको 4 लोकल बोर्ड्स नॉमिनेट करते हैं और 10 डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। और हाँ, 2 फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। ये 21 मेंबर्स मिलकर आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। हमारे देश के इकोनॉमी के अंदर जो पैसों की सर्कुलेशन होता है उसका पूरा अथॉरिटी आरबीआई के पास होता है और आरबीआई हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके। स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि अगर आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिले तो 90 से 95% चांस है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। तो इसलिए हम अपने अगले वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स चाहे वो एनबीएफसी हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
हो, बैंक्स हो, या मनी मार्केट हो, या इंश्योरेंस हो, या स्टॉक मार्केट हो, जहां पर भी पब्लिक डीलिंग्स हो रहा है, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई डिसाइड करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे कस्टोडियन कौन है? हमारे कस्टोडियन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे माता पिता हैं। जैसे अगर हम किसी का सर माथा फोड़ा है तो लोग आके किससे बोलेंगे? मैं आप लोगों को सर माथा किसका फोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप लोग कोई भी गलत काम करें तो कल को लोग आके किससे कहेंगे? हमारे पेरेंट्स को कहेंगे, है ना। ठीक वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कस्टडी आरबीआई के पास होता है। अभी ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब हमारे देश में रखा हुआ विदेशी भंडार। इसमें से आपको बोलना चाहूंगी कि विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाइना के पास है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4 प्रकार के होते हैं। एक गोल्ड हो गया, एक फॉरेन करेंसी हो गया, और एक एसडीआर हो गया, और एक आरटीपी हो गया। एसडीआर मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आरटीपी मतलब रिजर्व फ्रैंक पोजीशन। ये दोनों पैरामीटर्स है या फिर यूनिट्स है किसके? आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के। इशुअर ऑफ करेंसी। भारतवर्ष में करेंसी का डिजाइन, उसका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई का होता है। करेंसी 2 टाइप के होते हैं, एक नोट्स हो गया और एक कॉइन्स हो गया। कॉइन्स इशू करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कॉइन्स मार्केट में लॉन्च नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स को बनाकर उसे आरबीआई के पास सप्लाई करता है और आरबीआई कॉइन्स को मार्केट में इंजेक्ट और सर्कुलेट करता है। भारत में नोट्स छापने के 4 प्रिंटिंग प्रेस है। मध्य प्रदेश के देवास में, महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटक के मैसूर में और वेस्ट बंगाल के सालबोनी में। भारतवर्ष में कॉइन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 मिंटिंग प्रेस है। महाराष्ट्र के मुंबई में, यूपी के नोएडा में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में और तेलंगाना के हैदराबाद में। हम जितने भी नोट्स यूज करते हैं ये सब 100% कॉटन से बना हुआ होता है। इंडियन करेंसी में कुल 15 लैंग्वेजेस है और उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी है जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, और ये दोनों हमारे नोट्स के हर 2 पन्ने में प्रोमिनेंट लैंग्वेज की तरह काम कर रहा है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे जीपे, भारत पे, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक्स, इन सब का रेगुलेशन और सुपरवाइजन आरबीआई के पास होता है। बैंकर्स टू द बैंक। सपोज मेरा नाम एक्स है, मेरी एक एसबीआई में अकाउंट है। आप लोगों का कहीं भी हो सकता है, आप लोगों का एचडीएफसी हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, यस बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है ना, आईसीआईसी हो सकता है। मेरा एक खाता एसबीआई में है। मेरा जितना भी एक्सेस मनी है मैं उसे डिपॉजिट कहाँ करती हूँ? एसबीआई में करती हूँ। कल को अगर मुझे सपोज एक फरारी खरीदने का मन हो तो मैं लोन लूंगी। किससे लूंगी? एसबीआई से लूंगी। एसबीआई में मेरा जो अकाउंट है उसमें अकाउंट होल्डर का नाम है एक्स। ठीक है, ठीक वैसे ही एसबीआई का अकाउंट आरबीआई में है। एसबीआई का अगर एक्सेस मनी है वो डिपॉजिट कहाँ करेगा? आरबीआई में करेगा। और कल को अगर एसबीआई को पैसों की जरूरत हो तो वो लोन भी आरबीआई से लेगा। आरबीआई में एसबीआई का एक अकाउंट होगा, उसमें अकाउंट होल्डर नेम एसबीआई होगा। ठीक है, जैसे मेरे लिए एसबीआई ने काम किया ठीक वैसे ही एसबीआई के लिए आरबीआई ने काम किया। इसीलिए आरबीआई को बैंक
बैंकर टू द बैंक्स कहा जाता है। अभी बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अकाउंट होता है आरबीआई के पास। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी एक्सेस मनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपॉजिट कहाँ करेगा, आरबीआई के वहां पे। और अगर कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत हो तो वो आरबीआई से लेगा। आरबीआई के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक अकाउंट होगा और अकाउंट होल्डर नेम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक जैसे ही मेरे लिए एसबीआई ने काम किया, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आरबीआई ने काम किया। इसीलिए आरबीआई को बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, यदि किसी को ऐसा लगे कि मुझे बैंक में नौकरी नहीं करना है, मुझे बैंक ही खोलना है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा आरबीआई के पास, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में सिर्फ आरबीआई ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी है बैंक्स का। Some of the important section of RBI Act 1934, सेक्शन 7। सेक्शन 7 एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट है, क्योंकि इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हाँ, इसके लिए उन्हें पहले आरबीआई गवर्नर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा और ये जो डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन मस्ट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट होना पड़ेगा। सेक्शन 17 में ये डिफाइन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस जो कि आरबीआई ट्रांजैक्ट करता है। सेक्शन 18, जब कभी बैंकों को इमरजेंसी लोन्स की जरूरत होती है वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई इस सेक्शन के तहत बैंकों के साथ इमरजेंसी लोन्स रिलेटेड डीलिंग्स करता है। ठीक है। सेक्शन 21 पावर देता है आरबीआई को कि वो पब्लिक डेब्ट को मैनेज कर सके और इशू करे लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या होता है पब्लिक डेब्ट? कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हो जाता है, उस केस में गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बोरोइंग्स की जरूरत होता है, लोन्स की जरूरत होता है, तो वो आरबीआई देता है गवर्नमेंट को। ठीक है। अभी सेक्शन 22। सेक्शन 22 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 22 कहता है कि हमारे देश में सिर्फ आरबीआई ही ऐसा बैंक है जो बैंक नोट्स को इशू कर सकते हैं। सेक्शन 24 कहता है कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो होगा करेंसी नोट का वो 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। सेक्शन 25 कहता है कि हमारे देश में यूज किया जाने वाला नोट्स की डिजाइन, मटेरियल की अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और हमें उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो साल में 6 टाइम्स उनको मीटिंग करना पड़ेगा और एटलीस्ट 3 महीने में एक बार उन लोगों को मीटिंग करना पड़ेगा। आरबीआई के कुल 31 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर जो थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, जिनका कार्यकाल था 1935 से 1937 तक। जो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन आरबीआई गवर्नर बने थे उनका नाम था सीडी देशमुख। उनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भारतवर्ष के इकलौता आरबीआई गवर्नर थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे। 26वां आरबीआई गवर्नर के नाम डॉक्टर उर्जित आर पाटिल था और ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन डॉक्टर उर्जित आर पाटिल आरबीआई के गवर्नर थे। शक्तिकांत दास जी जो कि करेंटली आरबीआई गवर्नर है वो देश का 25th आरबीआई गवर्नर बने हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तब तक आप लोग मॉक्स लगाते रहिए और
पढ़ते रहें। धन्यवाद।